Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, my dear students. I hope that you will be fine all and you have understand the previous lecture of SSP, that is up to lecture number 5. तो बेटा जी अब तक जो हमने वो आर्टिकल पढ़े कि किसी एटॉमिक गैस के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो मुख्तलिफ ऑर्बिट में सेटिंग है कि कितने इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होंगे, कितने दूसरे में, कितने तीसरे में, वो सारी सिचुएशन जो है वो एट 0 केल्विन होल्ड करती है। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि एक सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है और वो सोडियम गैस जो है वो रखी हुई है एट टेम्परेचर 0 केल्विन, तो उस वक्त उसमें जो सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एनर्जी या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, कि वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे वो जो आपने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी कि पहले बैंड में कितने होंगे, दूसरे लेवल में कितने होंगे, तीसरे लेवल में कितने होंगे और इस तरह चौथे पांचवें लेवल में कितने होंगे। उसके लिए बेटा जी आपने फार्मूला लगाया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी बैंड या इन एनी लेवल, तो वो फार्मूला था 2n स्क्वायर। n जो है वो लेवल का या ऑर्बिट का नंबर है। पहले में कितने होंगे, आप n1 रख लें। इस फार्मूले में n1 रखोगे तो उसकी तादाद 2 हो जाएगी। इसका मतलब 0 केल्विन में जो सोडियम है उसके पहले एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक S1 यानी विद स्पिन +1/2 और एक S1 विद स्पिन -1/2। जो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, उसमें 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 4 = 8, उसमें 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाकी जो बचेगा थर्ड ऑर्बिट, उसमें होने तो चाहिए नहीं, मैक्सिमम जो होता बाकी बचा 1, वो 1 यहाँ हो और इससे ऊपर जितने भी बैंड हैं, चौथा है, चौथा लेवल है, 5वां लेवल है, वो सारे के सारे एम्प्टी होंगे। ये फिल्ड होगा और बाकी ये पार्शली एम्प्टी होगा और अगले जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी होंगे। ये सिचुएशन है यानी एट 0 केल्विन। लेकिन फर्ज करें कि अब हम इसको हीट करते हैं, सोडियम गैस को किसी ओवन में रख के हम उसको हीट अप करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। फर्ज करें कि हम कहते हैं किसी लम्हे उसका टेम्परेचर जो है वो T दर्जे केल्विन है, यानी रूम टेम्परेचर हो गया है वो कोई 300 या 300 से ज़्यादा केल्विन हो गया। अब क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे से जंप करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक, ये नहीं है।
तो इस तरह वो जो पहले फील्ड स्टेट थी उसमें से कुछ एम्प्टी हो जाएंगे। ये जो पहले ये डॉटेड पहले यहाँ थे, जो पहले फील्ड स्टेट थी वो एम्प्टी हो जाएंगी, और जो एम्प्टी स्टेट थी उनमें से कुछ फिल हो जाएगी। यानी नीचे जो फील्ड स्टेट थी जिनमें कोई वैकेंसी नहीं थी वो यानी उसमें कुछ वैकेंसी पैदा हो जाएंगी, कुछ स्पेस वेकेंट हो जाएंगी, और जो पहले एम्प्टी थी उनकी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। यानी नीचे से जो फील्ड है उसमें कुछ खाली हो जगह हो जाएगी, ऊपर जो है कुछ फिल हो जाएगी। अब ऊपर जो खाली जगह थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाने की कितना इम्कान है कि कितने टेम्परेचर पर 10-12 जब हम बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की रेशो बढ़ती जाएगी। हम कहेंगे कि वो जो एम्प्टी स्टेट थी उनकी फिल होने की, उनकी ऑक्यूपेंसी जो है वो उनका इम्कान बढ़ता जाएगा। तो जो नीचे हैं उनमें उतनी स्पेस एम्प्टी होने का इम्कान बढ़ता जाएगा। फर्मी और डायरेक्ट वो साइंसदान थे जिन्होंने पहले इस पर रिसर्च की और कैलकुलेट किया कि ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसी भी ऊपर वाली जो एनर्जी स्टेट है किसी टेम्परेचर पर उसके फिल होने के कितने इम्कान आते हैं। तो वो जो प्रोबेबिलिटी उन्होंने निकाली थी कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है उनके फिल होने की, तो वो ये फार्मूला था, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ, या इसको P लिख लें या E लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके फेल होने की 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल की पावर EF E माइनस म्यू डिवाइडेड बाई KB इंटू T +1। यानी ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊपर वाली एनर्जी में चले जाएंगे। इसमें E क्या है, वो एनर्जी जो टेम्परेचर से उनको मिली है। E डिनोट्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। म्यू जो है, के भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी कीमत जो होती है वो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी 1.38 10 रेजिंग पावर माइनस क्या लोग यहाँ जी कितने, हाँ जी ठीक जॉन। तो ये उसकी मतलब बहुत, यानी उसकी कीमत, एग्जैक्ट कीमत मेरे ध्यान में नहीं है जी। अच्छा, इसके बाद हमने ये कहा कि व्हाट इज टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, ये इसकी पावर का मुझे शक है, ये पावर क्या है, चलिए ये देख लेना। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो म्यू है ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल और केमिकल फ्री पोटेंशियल एनर्जी, कि जो उसमें 0 केल्विन पर किसी भी इलेक्ट्रॉनों के पास जो एटम के अंदर बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी होती है
यानी ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स, दैट इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। और इसकी कीमत, यही कीमत जो है वो फर्मी एनर्जी भी कहलाती है। तो कहा था ना कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है इन 0 केल्विन, उसी को हमने फर्मी एनर्जी कहा था। और वही हाईएस्ट फील्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का केमिकल पोटेंशियल भी कहलाएगा। इसका मतलब है कि एट 0 केल्विन अगर हम इसकी कीमत निकाल लें तो उस वक्त जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की वो फर्मी एनर्जी के बराबर होगी, और जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी फर्मी एनर्जी के ही इक्वल होगा। तो बेटा जी अब हम यहाँ अगर दोनों की कीमत EF ही रखें तो फिर इसकी कीमत जो आएगी वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी की 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल रेजिंग पावर EF माइनस EF डिवाइडेड बाई KBT प्लस 1। अब EF माइनस EF क्या आ गया, 0 ओवर KBT 0 ही रह गया। तो ये सारी टर्म जो होगी E की पावर बन जाएगी 0 प्लस 1। और किसी भी सम की पावर जब 0 हो तो उसकी कीमत 1 होती है। 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि 0 केल्विन पे किसी भी स्टेट के फिल होने के 50% चांस होते हैं, यानी किसी के भी 100% चांस नहीं होते, बल्कि उसके 50% चांस होते हैं। मुख्तलिफ टेम्परेचरों पर प्रोबेबिलिटी की कीमत क्या होगी, ये ग्राफ में मैंने शो कर दिया है। ये भी आपको कहा था कि ये जो मेटल्स हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का मॉडल सिर्फ उन मटेरियल में होल्ड करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो तकरीबन फ्री हो, उनकी कोई बाइंडिंग ना हो। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसकी पहचान होती है करंट कैन पास इजीली। तो मेटल जो है ख़ासतौर पे सिंपल मेटल, उनमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, दे मूव फ्रीली इन रैंडम स्टेट जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल इन फ्री स्टेट। तो बस ये हम मेटल्स में हम इस थ्योरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये भी बताया था कि मेटल्स में जो है उनकी आखिरी ऑर्बिट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तकरीबन 3 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करती है। इसका मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अंदर ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये टेम्परेचर के लिहाज से फिर ग्राफ बनाया हुआ है कि किस तरह किसी के ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये एनर्जी का ग्राफ मैंने बताया हुआ है, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमने उसकी कीमत ली है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी की कीमत क्या है किसी इलेक्ट्रॉन में, कि कितने % वो फिल होगा। और लेफ्ट पे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो हमने E/K बीटा की कीमत, KB की कीमत ली है, और उसके यूनिट एक स्टेप जो है वो 10 की पावर 4 केल्विन के बराबर रखा है। तो इस तरह फिर उसके जो हमें यूनिट 1 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन, 2 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन, 3 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन, 5 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन, 6 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन, और एंड तक ये ग्राफ आपको शो करता है कि किस तरह उसकी प्रोबेबिलिटी मुख्तलिफ टेम्परेचर पर चेंज होती है।
अब हमने ये देखना है कि जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो वेरी हाई टेम्परेचर पे जो E ओवर की बीटेच की जो कीमत है एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये आपको पता ना, प्रोबेबिलिटी जो है उसका फार्मूला 1 ओवर एक्सपोनेंशियल E माइनस म्यू ओवर के बीटा टी, के बी टी प्लस 1। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो ये जो फैक्टर पहला है E की पावर, यानी कह लें E माइनस म्यू केमिकल पोटेंशियल, हाँ जी, उसमें इसके दो फैक्टर कर लो ना, E इंटू E माइनस म्यू, चलें इकट्ठे रख लें, के बी टी। इस फैक्टर की कीमत जो है वो 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी वेरी वेरी ग्रेटर दैन दिस। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि ये म्यू इससे डिवाइड हो गए, जो माइनस वाला फैक्टर है दैट इज़ वेरी वेरी लेस, तो उसकी कीमत जो होगी वो तकरीबन 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। जब हम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो बाकी जो फार्मूला रह जाएगा वो ये हो जाएगा E रेजिंग पावर E माइनस म्यू ओवर के बी टी। अब इसमें से आप ये टर्म जो है इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो एक्सपोनेंशियल की पावर में से, तो ये 1 ओवर E रेजिंग पावर म्यू माइनस E माइनस बाहर आ गया ओवर के बी टी। ये माइनस ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो आ जाएगा E इंटू यू माइनस E ओवर के बी टी। तो ये फार्मूला था जो कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने निकाला था। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे वो इम्तहान में ये भी कह सकता है कि आप यानी फर्मी डायरेक्ट प्रूव करें कि एट हाई टेम्परेचर द फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिमिट coincides with the Maxwell Boltzmann डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट के, क्योंकि उन्होंने भी एक फार्मूला, दो किस्म की हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स चलती है, एक फर्मी डायरेक्ट की और एक मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलकर निकाली थी, और दोनों के रिजल्ट जो हैं किसी के लो टेम्परेचर पे सही हैं, किसी के हाई पे। तो ये जो मतलब अपना है फर्मी डायरेक्ट की, ये इसलिए बेहतर है कि ये दोनों टेम्परेचर पे होल्ड करती है, लो पे भी और हाई पे भी। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होल्ड करती है, लो टेम्परेचर पे होल्ड नहीं करती। तो ये मतलब आ गया कि किस तरह ये लो टेम्परेचर पे भी अपना रिजल्ट देती है और हाई टेम्परेचर पे भी ये उसके साथ मैच करती है। ये एक एग्जाम्पलरी कीमत मैंने आपको निकाल के ग्राफ से बता दी है कि जिस तरह हमने पॉइंट यानी जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसके ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 5वें ऑर्बिट के फिल होने की। तो फिर दोबारा बेटा जी एक दफ़ा सुन लें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अमूमन क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन या डिस्कस फर्मी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी 0 केल्विन पे, कि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी ये एनर्जी होगी, टेम्परेचर के बढ़ने से
वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहले में इतने होंगे, दूसरे लेवल पे इतने होंगे, तीसरे, वो किस तरह अफेक्ट होती है, किस तरह उसमें चेंज आती है। तो ये कहा था कि जब 0 केल्विन होते हैं उस वक्त तो हमारे वो जो फील्ड की रेशियो है वो 2n² के बराबर है, मैक्सिमम नंबर। उससे कम हो सकते हैं किसी भी लेवल पे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जो आखिरी हाईएस्ट उसमें फील्ड होता है उसकी एनर्जी को हम EF फर्मी एनर्जी, और उस लेवल को फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल, जैसे सोडियम में तीसरा लेवल जो है। तो लेकिन जब हम टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं, उस गैस का, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जब उसके हीट से मतलब बढ़ती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे ऑर्बिट से जंप करके ऊपर में चले जाते हैं, जिसको आप आम जुबान में एक्साइटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोअर ऑर्बिट जो पहले फिल्ड थे वो अब एम्प्टी हो जाएंगे, वेकेंट हो जाएंगे, और जो ऊपर कुछ वेकेंट थे वो कुछ ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो पहले 0 केल्विन वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें तब्दीली आ जाएगी। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ऊपर जो खाली है उनमें इलेक्ट्रॉनों के जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह हम कहेंगे कितने टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइट होके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने वो जो फार्मूला ड्राइव दिया था, यानी वो ये था कि 1/exponential E - μ kB × T × 1। इसमें E जो है वो उस लेवल, उस एनर्जी का लेवल की एनर्जी लेवल है जहाँ जाने है। म्यू जो है वो केमिकल पोटेंशियल है, यानी कि बॉन्ड की वजह से जो उसमें एनर्जी पैदा हुई है। kB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये कह लें कि इसकी कीमत जो है वो 1.38 10⁻⁻23 मिल जाए। 1.38 10⁻⁻23, ठीक। पर तो इसके बाद ये कहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो उसके बाद ये देखा था कि हाई टेम्परेचर पर, यानी ये जो फैक्टर है इसमें कीमत जो है ना 0 केल्विन पर, तो E और म्यू दोनों की कीमत EF के बराबर है, और वो E और म्यू की कीमत EF के बराबर रखी, E की पावर 0 आ गई +1, तो 0 भी E की पावर 0 पे 1, तो इसकी जो कीमत थी वो 1/2 निकल आई, यानी 50% चांस है। बहुत हाई टेम्परेचर पर जाके ये फैक्टर जो है इसकी कीमत, इस फैक्टर की कीमत 1 से बहुत ज़्यादा होती है। हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं 1 को, बाकी ये रह जाता है। इसमें फिर हमने माइनस कॉमन लिया, और फिर ये हमारा जवाब बन गया कि एक्सपोनेंशियल को ऊपर लेके चले जाए। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। ये फार्मूला है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी दोनों हाई टेम्परेचर पे ये उससे इसकी लिमिट उससे मैच करती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये बेटा आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे 2 चैप्टर आपके रह गए हैं, जिसमें हमने यानी हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स पढ़ना है, और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी, फिर उनकी रेशो हमने कैलकुलेट करनी है, रेशो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा।